गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास की मदद से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाने में बहुत अधिक मदद मिल रही होगी। इसी के साथ आज हम लोग एक नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है समाज के प्रकार और समाज के कार्य। इससे पहले हम लोग देख लें कि समाज, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि समाज जो है व्यक्तियों का समूह है, जिसको हम लोग व्यक्तियों का समूह भी कह सकते हैं या फिर जेंडर का समूह भी कह सकते हैं, जिसमें सभी जेंडर एक साथ मिलजुल कर भावनाओं के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और भाई बंधी के नाते से एक साथ मिलजुल कर एक स्थान पे एक साथ जीवन यापन करते हैं, उसे हम लोग समाज के रूप में जानते हैं। इसके साथ आज हम लोग देखेंगे कि समाज के कितने प्रकार है, समाज कितने तरह के होते हैं, जिसमें से हम लोगों के पास पहला जो है वो है हमारा परंपरागत समाज, दूसरा है बंद समाज जिसको हम लोग क्लोज सोसाइटी भी कहते हैं, तीसरा जो है हमारे पास मुक्त समाज जिसको हम लोग ओपन समाज कहते हैं, तीसरा जो है आदिम समाज, चौथा जो है सभ्य समाज, उसके बाद से है सरल समाज, उसके बाद से है जटिल समाज, उसके बाद से है आधुनिक समाज। ये हमारे पास कुछ समाज के प्रकार हैं। इतने तरह के हम लोग देख सकते हैं कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक हमारे पास बहुत तरह के समाज विकसित हुए हैं और विकसित होते भी रहे हैं। इसके साथ हम लोगों को देखना है ये भी कि समाज जो है मनुष्य का कोई भी लिंग, जिसको हम लोग जेंडर के नाम से संबोधित करते हैं, तो जेंडर या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह इन समाजों में जब जन्म लेता है उसी समय किसी न किसी एक समाज का अंग बन जाता है और उसके ऊपर अगर हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रियाएं जो घटित होती है वह समाज का उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के रीति रिवाज परंपराएं उसके समाजीकरण के माध्यम से उसके अंदर समाहित होने लगती है, क्योंकि जेंडर जन्म के समय न तो वो सामाजिक होता है न ही वो असामाजिक होता है, लेकिन समाज में ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के बाद वृद्धि और विकास के उपरांत उसके अंदर जिस तरह के समाज में उसका जन्म हुआ रहता है उस समाज के उसके अंदर विचारधाराएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक जो है समाज के प्रकार। अब यहाँ पे देखना है कि समाज के प्रकार तो हम लोगों ने देख लिया कि समाज इतने तरह के होते हैं। इन किसी भी समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो इन समाज का उस बच्चे के ऊपर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे फिर दूसरा टॉपिक जो है समाज के कार्य, कि समाज का फंक्शन क्या है, समाज जेंडर के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज का वर्ग क्या है, वो जेंडर को किस तरह से वो सहायता प्रदान करता है या फिर कार्य को उपलब्ध कराता है, जिसमें हम लोगों के पास जो पहला पॉइंट है वो है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह मिलजुल कर रहता है, एक समाज में रहता है, वह कोई भी मनुष्य अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इस तरह से हम लोगों को पास आता है जो सामाजिक कार्य, जो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं ये हमारे सामाजिक कार्य के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट होता है वो है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य समाज का एक अहम अंग है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्य प्रत्येक समाज, इसमें से हम लोग जितने भी तरह के समाज देखे, समाज के प्रकार, सभी समाज के प्रकारों के अपने अपने संस्कृति होती है। बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के संस्कृति से और उसके ऊपर और उसके विचारों पे, उसके हाव भाव पे, उसके वेशभूषा पे, उसके पालन पोषण पे, उसके खान पान पे
और उसके बोलचाल में, उसके रहन सहन में उसकी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो वैवाहिक कार्यक्रम प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुसार उसके वैवाहिक रीति रिवाज होते हैं, या फिर वेशभूषा अगर की बात कर लें कि जिस संस्कृति में बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर वैसे ही उसी तरह के वस्त्र धारण करने की प्रक्रियाएं या उस वस्त्र धारण करने के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोगों के तीसरा जो पॉइंट है वो है शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य क्या है कि शैक्षिक कार्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए सही ज्ञान का होना अति आवश्यक है और ज्ञान की प्राप्ति केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो पाएगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि समाज को अपने जेंडर को योग्य बनाने के लिए या फिर बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं या फिर शैक्षिक व्यवस्थाओं का स्थापना करते हैं। जैसे हम लोगों के पास समाज में स्कूल है, कॉलेज है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा को समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जेंडर तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसके मदद से समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो समाज के साथ साथ राज्य भी शिक्षित होगा और राज्य के साथ देश भी शिक्षित होगा और वृद्धि और विकास में उसे मदद मिल पाएगी। उसके बाद हम लोगों का जो फोर्थ पॉइंट है वो है आर्थिक कार्य। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आर्थिक कार्य में अगर हम लोग देखते हैं समाज का कार्य में आर्थिक स्थिति अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति या समाज का प्रत्येक जेंडर अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहे तो उसे हर तरह की गतिविधियों को करने में काफी सहायता मिलेगी, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायता मिलेगी, अपने कार्य को बेहतर से बेहतर स्थापित करने में उसे सहायता प्रदान मिलेगी। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नैतिकता एवं चरित्र। किसी भी समाज का आधारशिला उसकी नैतिकता और चरित्र पर आधारित होती है। जिस समाज में नैतिकता का भाव उपस्थित होता है, चारित्रिक गतिविधियां उपस्थित होती है, वो समाज काफी बेहतर समाज हो पाएगा और उसकी उन्नति काफी बेहतर देखने को मिलती है। उसके बाद से हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है 6, जिसमें हम लोग राजनीतिक कार्य। प्रत्येक समाज के जेंडर की अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। जिस समाज के मनुष्यों में जिस तरह के राजनीतिक दलों का प्रभाव होगा, जिस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों का प्रभाव होगा, वहाँ के जेंडर में राजनीतिक कार्य करने के भी विकास या विचार उसी रूप में विकसित होगा। उसके बाद से हम लोगों का जो 7वां पॉइंट है वो सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य करने का मतलब कि प्रत्येक जेंडर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सुरक्षा। अगर जब तक जेंडर या व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं हो तब तक वह अपना कोई भी कार्य को बेहतर नहीं कर पाएगा। इस कारण से समाज क्या होता है, एक संगठित स्वरूप होता है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जिसके मदद से वह जेंडर के प्रत्येक रूप को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, जिसके मदद से प्रत्येक जेंडर अपना वृद्धि कर सके, विकास कर सके और अपना योगदान समाज के प्रति पूर्ण रूप से दे पाए। उसके बाद से हमारे पास आता है संवेदनात्मक कार्य। संवेदनात्मक कार्य के रूप में अगर हम कह सकते हैं कि संवेग जो इमोशन होता है व्यक्ति में जन्मजात होता है और यह जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होता है, लेकिन समाज की गतिविधियों के अनुसार, समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और समाज की बेहतर व्यवस्था के कारण हम लोग बच्चे को या फिर जेंडर के हम लोग संवेदनात्मक विकास को स्थिर कर सकते हैं और उसे संतुलित कर सकते हैं और उसका बेहतर से बेहतर विकास कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है सामाजिकरण। सामाजिकरण कहने का मतलब बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का समावेश कराना। जितने भी तरह के यहाँ हम लोग समाज देख रहे हैं, समाज के प्रकार देख रहे हैं, प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं और धर्म और उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको बच्चा जन्म के साथ ही उसके वो सामाजिकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, जो धीरे धीरे करते करते एक लंबे समय के बाद उस बच्चे के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग समाज के हर एक रीति रिवाज, नियम उपनियम को हम लोग बताते हैं और बच्चा धीरे धीरे उस नियमों को अनुसरण करता है और एक सामाजिक व्यक्ति बनने का प्रयास करता है।
इसके साथ हम लोग देख समझ पाए कि समाज के प्रकार कितने होते हैं, समाज का कार्य क्या होता है और समाज जेंडर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कोई भी जेंडर या कोई भी मनुष्य बिना समाज का अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अगर समाज में रहना है तो अगर उसका समाज जितना बेहतर होगा, जितना सरल होगा और जितना सुदृढ़ होगा, उसी के साथ उसके समाज के प्रत्येक जेंडर को उन्नति हो पाएगी, कार्य को कर पाएंगे और इस समाज के फंक्शन जो सोसाइटी का जो कार्य है, ये सारा कार्य जो है वो जेंडर को काफी अधिक प्रभावित करता है और इससे इन कार्यों के माध्यम से जेंडर का विकास होता है, जिससे हम लोगों का राज्य का भी विकास होता है और राज्य के साथ साथ देश का भी विकास होता है। ये रहा आज का टॉपिक। ये आज हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया और इसमें हम लोगों ने देखा कि समाज के कितने प्रकार होते हैं और समाज के क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।